नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ चर्चा में हैं हिंदी के वरिष्ठ कवि उपेंद्र कुमार जी, जिनका जन्म 1947 में बिहार के बक्सर ज़िले में हुआ। उन्होंने 1972 में सिविल सर्विसेज में नौकरी की। कई विभिन्न मंत्रालयों में कई जिम्मेदारियों के साथ महत्वपूर्ण सेवाएं भी की और अब रक्षा मंत्रालय के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका पहला कविता संग्रह बूढ़ी जड़ों का नवजात जंगल 1979 में प्रकाशित हुआ और अब तक उन्होंने 2 गज़ल संग्रह, 9 कविता संग्रह और बहुचर्चित महाकाव्य इंद्रप्रस्थ भी लिखा। तो आइए चलिए उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार उपेंद्र जी। उपेंद्र जी, आप 1979 से लेखन कर रहे हैं। अब तक आपने 2 गज़ल संग्रह, 9 कविता संग्रह और महाकाव्य भी लिखे हैं। तो आपने अपने लेखन की शुरुआत कैसे की? मतलब कैसे शुरू किया अपना लेखन? जहाँ तक लेखन का प्रश्न है, वो तो मेरे जीवन में बहुत बाद में आया। पढ़ने की आदत बचपन से लग गई। उसका कारण कुछ ये हुआ कि बचपन में पिताजी बिहार सरकार की नौकरी में थे और नौकरी में आप जानते ही हैं तबादलों का एक सिलसिला चलता रहता है। तो उसके चलते मैं स्कूल में बहुत नियमित एक जगह न उनका रहना होता था न मेरा। तो मेरी शिक्षा दीक्षा तकरीबन घर में शुरू हुई और काफ़ी दिनों तक चली। मुजफ्फरपुर जिला स्कूल में मैं 6ठी कक्षा में पढ़ने गया, उसके पहले। और घर पे जो पढ़ाई होती थी उसमें 2 ही चीज़ें मुख्य रहती थी। एक तो भाषा, अक्षर ज्ञान से लेके सब कुछ, और दूसरा वो माँ के जिम्मे था और पिताजी मैथमेटिक्स, उस समय जो अर्थगणित से शुरू होता था तो वो पढ़ाते रहते थे। तो बहुत समय रहता था और अकेला रहने का संयोग जुट गया, क्योंकि जहाँ भी रहे वो आपने देखा होगा उस पुराने ज़माने के वो अंग्रेजों वाले सरकारी मकान बड़ा सा आता, उसमें नौकर वोकर हैं और फिर जो परिवार है वो है। तो ये सब लेके एक समय भी बहुत रहता था खेलने वेलने के बावजूद। माँ को पढ़ने का बहुत शौक़ था, वो उपन्यास वगैरह पढ़ती रहती थी। तो उन्होंने मेरी आदत फिर कहानियों को पढ़ने में लगा दी और उससे रुचि बढ़ती गई। फिर छोटी छोटी किताबों से पढ़ते बढ़ते बाद में तो खैर उपन्यास और ये सब आए जीवन में, लेकिन साहित्य के प्रति रुचि मेरी वहीं से शुरू हुई, जो चलती रही स्कूल में जाने के बाद भी। वो पढ़ने का सिलसिला चलता रहा। बाद में कविताओं से भी परिचय हुआ और एक तरह से कहूँ तो कविताएं मुझको ज़्यादा आकर्षित करने लगी। शायद इसका कारण ये रहा होगा कि बचपन में माँ रामचरितमानस का पाठ करती थी और हमको बैठा लेती थी, सुनाती रहती थी, कुछ समझाती रहती थी। तो तुलसीदास की वो तो महान रचना है, उसका प्रभाव थोड़ा पड़ना ही था। लेकिन आज सोचता हूँ जब पीछे की ओर मुड़ के, तो लगता है कि कविता के प्रति मेरा मुँह उसी समय से बना होगा, जो बना रहा, लेकिन कोई बहुत ये नहीं उस तरह से कविताएं लिखना वगैरह मैंने नहीं शुरू किया था। पहली बार कुछ लेख वेख लिखता रहता था छोटे बहुत स्कूल की मैगजीन्स के लिए, उसके लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको लेखन की प्रेरणा अपनी माताजी से मिली है। मतलब आप अपनी माँ से ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। माताजी तो पढ़ती थी, वो सब यशोदास के भजन पढ़ रही हैं, उस तरह की चीज़ें। कुछ कविता के प्रति मेरा रुझान पैदा करने के लिए नहीं, वो स्वतः पैदा होता गया। और स्कूल में गए तो फिर कोर्स में रश्मि रथी वगैरह थी, तो वो बहुत अच्छी लगी रश्मि रथी। फिर उसमें जो कोर्स से बाहर की भी चीज़ें थी, और कवियों के, मैथिली सेनगुप्त के, दिनकर के, निराला के, तो वो पढ़ने का चाव सा बना रहा।
जो मैं वैसे विज्ञान का विद्यार्थी था तो बहुत ज़्यादा साहित्य और उससे नहीं था। उसके बाद फिर उच्च शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, लेकिन इस बीच में इतना कुछ हो गया था कि मैं जब वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँचा तो जितने दिन वहाँ रहा, 4 साल, कॉलेज की जो मैगजीन निकलती थी उसके सहायक संपादक वगैरह से करते हुए फाइनल ईयर में मैं ही संपादक था और वो अंक बड़े अच्छे निकले, लेकिन कविता लिखना उस समय तक नहीं शुरू हुआ था। लेख वेख लिख लेते थे। वहाँ से निकलने के बाद 2 साल बीते सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह करने में। तो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी का एक ऐसा समय था, उस समय जिस तरह से विषयों की संरचना थी, जो नियम थे कि आपको अपनी पढ़ाई से बाहर के विषय लेने पड़ते थे। अपने ऑप्शनल्स में हिंदी लिटरेचर और लॉ और फिर हिस्ट्री, ये 3 विषय रखे। तो उस समय फिर एक कायदे से हिंदी साहित्य पढ़ने का, जिस तरह से कोर्स में पढ़ाया जाता है, वो किताबें जुटाई हमने, पढ़ते रहे। तो वहाँ से फिर एक जो कायदे से चीज़ों को समझने का होता है कि कैसे श्रृंगार काल क्या था, भक्ति काल क्या था, एक अच्छी कविता क्या कहते हैं, आलोचनात्मक निबंध पढ़े, ये पढ़े, तो वो एक बड़ा घनिष्ठ परिचय हिंदी से हुआ। और फिर कंपीट करने के बाद नौकरी जब शुरू की तो थोड़ी जीवन में निश्चिंतता आई। उसके बाद पढ़ते पढ़ते लिखने का शौक जगा और लिखने के बाद भी ऐसे ही रखा। लेकिन फिर सबसे पहले हमको याद आता है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, वो बहुत अच्छे नाटक और उपन्यास उनके विख्यात थे। उनसे भेंट हुई तो वैसे ही उन्होंने कहा क्या करते रहते हैं शाम को। मैंने कहा कोई पढ़ते पढ़ते हैं, कुछ लिखते नहीं हैं। तो डरते डरते हमने कविताएं दी। उन्होंने एक कविता बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा अरे ये तो चलिए चलिए छपवाते हैं। उस समय अवस्थी जी संपादक होते थे। कादम्बिनी में पहली मेरी कविता छपी, हमको लगता है 74-75 में। उसके बाद फिर बड़े पत्र आ गए, तो एक शौक सा जगह लगा कि हाँ लिख भी सकते हैं। और फिर लिखना हमने शुरू किया। तो मतलब बहुत बाद में एक तरह से साहित्य में मैं आया, कविता लिखने के क्षेत्र में। आप देख ही रहे हैं पहला संग्रह कितनी देर से छपा है। तो समझिए बाकी लोगों का जो 15-16 साल की उम्र से जो लिख रहे होते हैं, वो मेरा 27-28 में शुरू हुआ। तो उस तरह से पीछे तो था मैं, लेकिन पढ़ने का, दिल्ली में लोगों से मिलने जुलने और ये का एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला। तो उसके चलते कुछ अब जो भी लिख पढ़ पाया, धीरे धीरे कुछ सुधरता गया। आप अपनी कोई प्रिय गज़ल सुनाइए जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो या वो पाठकों को प्रिय हो। ऐसी कोई गज़ल हो तो वो सुनाइए। प्रिय गज़ल तो जो रचता है उसके लिए तो उसकी प्रत्येक रचना प्रिय होती है। लेकिन जब आपने कहा तो मैं 1-2 वैसी गज़लें सुनाता हूँ जो लोगों को बहुत पसंद आई। और जैसे किसी भी वो मुशायरे वगैरह में लोग मेरा नाम सुनते इन गज़लों की फरमाइश करते थे। शर्ते समझ के दांव लगाए हुए हैं लोग, शर्ते समझ के दांव लगाए हुए हैं लोग, क्या क्या न जिंदगी को बनाए हुए हैं लोग, क्या क्या न जिंदगी को बनाए हुए हैं लोग, खुद को ही खुद से खूब छुपाए हुए हैं लोग, खुद को ही खुद से खूब छुपाए हुए हैं लोग, सूरज पे मगर दोष लगाए हुए हैं लोग। अब आई ना छुपाइए चेहरा बचाइए, अब आई ना छुपाइए चेहरा बचाइए, पत्थर हर एक ओर उठाए हुए हैं लोग। और अगला शेर है, चलिए तिमिर के पार के मंजर भी देख लें, चलिए तिमिर के पार के मंजर भी देख लें, उम्मीद की मशाल जलाए हुए हैं लोग,
उम्मीद की मशाल जलाए हुए हैं लोग। और अंतिम शेर है, चुप्पी तो उनकी सिर्फ छलावा है वक्त का, चुप्पी तो उनकी सिर्फ छलावा है वक्त का, दिल में हजार गम भी छिपाए हुए हैं लोग, शर्ते समझ के दांव लगाए हुए हैं लोग, क्या क्या न जिंदगी को बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी गज़ल सुनाई आपने। उपेंद्र जी, आपने इंद्रप्रस्थ महाकाव्य लिखा जो बहुत ही चर्चित रहा। आपको मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला, तो आप उस महाकाव्य के बारे में कुछ बताइए। महाकाव्य लिखने का साहस भी काफ़ी बाद में आया। पहले कविता संग्रह वगैरह छपे। मेरी एक किताब को साहित्य अकादमी का वो पुरस्कार भी मिल गया था, लंबी कविता थी, तो थोड़ा आत्मविश्वास जग रहा था। उसके बाद बाकी संग्रह आए, उनका भी स्वागत हुआ साहित्यिक समाज में। तो ये लगा कि कुछ लिखना जाना चाहिए। और महाभारत मेरा बड़ा प्रिय विषय था। महाभारत का मिथक मेरी अन्य कविताओं में भी वैसे भी बहुत आता रहा था। और एक कहीं पूरे महाभारत को बार बार पढ़ा है मैंने, विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई उस पर टिप्पणियाँ और उसके साथ। तो मुझे हमेशा लगता रहा कि महाभारत में गैप्स हैं। मतलब जैसे एक जीते हुए राजा द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ है यह। आप सहज रूप से ऐसे समझिए कि कोई आदमी अपने बेटों का नाम दुर्योधन और दुशासन तो नहीं रखेगा। तो इस तरह से वो लोगों में प्रचलित मजाक के लिए होंगे, व्यंग के रूप में लोग कहते होंगे। जैसे आज भी हम बड़े सारे लोगों को बड़े सारे नाम देते हैं, लेकिन एक आप महाभारत जैसे महाकाव्य में उस तरह के नामों का उपयोग और उसके साथ बहुत सारी और बातें लगी हमको, जिसमें द्रौपदी का विवाह का प्रसंग था, वो मुझे बड़ा अरुचिकर के साथ असंभव सा लगा। फिर कर्ण के राजा बनने का प्रसंग, अब वो इतना कुछ नहीं था कि केवल दान देने से वो नामी हो गया होगा। जिस तरह का जीवन उसने झेला था, जिस तरह का संकट उसने झेला था, और जिस तरह से एक घोड़ा रखने वाले व्यक्ति के पुत्र के रूप में पलकर वो राजा तक पहुंचा था, तो ये संभव नहीं था कि वो जाति के उन बंधनों को जिसके चलते उसका जीवन इतना बर्बाद हुआ उसी तरह स्वीकार कर लेता, वह भी जब राजा बन गया। तो ये सब बातें मेरे मन को झिझोड़ती थी और हमको लगा कि नहीं, इनका जो तर्क संगत समाधान होना चाहिए वो क्या होगा। जैसे द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ, उसका प्यार अर्जुन से था, बाकी ये जबरदस्ती, मतलब ऐसा संभव है क्या कि बेटे स्वयंवर में भाग लेने गए हों और वो भी कृष्ण बुला के ले गए हों, और जब वो बेटे उत्साह से कूदते फांदते आके माँ से कहते हैं कि माँ देखो हम क्या लाए हैं, तो माँ कैसे सोच सकती है कि ये हर दिन की तरह भिक्षा लेके आए हैं कि सहज रूप से कह देगी बांट लो। और उस बात को घुमा फिरा के वही था कि द्रौपदी इतनी सुंदर थी और इतनी ये थी कि अगर उसी के लिए भाइयों में फूट पड़ सकती थी, तो वो एक राजनीतिक समाधान था जिस पर उस स्त्री की कुर्बानी दी गई। तो मुझको लगता था कि द्रौपदी के जीवन में हमेशा हमेशा ये बात रही होगी। एक और बात मन में आती थी, वो तो पूरी लंबी उस तरह की चीज़ें हैं, जैसे अपने उस युग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कर्ण था, सोने का चमकता शरीर लिए, वीर उतना ही बड़ा, और सबसे सुंदर स्त्री द्रौपदी थी। ऐसा हो नहीं सकता है कि इन दोनों को एक दूसरे के विषय में पता नहीं लगा हो और एक दूसरे के प्रति रुझान नहीं हुआ हो। लेकिन जब स्वयंवर हो रहा था उस समय कृष्ण ने इधर उधर करके द्रौपदी के मुंह से ही कहलवा दिया कर्ण को
मेरी समझ से यही कारण था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कर्ण जैसा व्यक्ति भी उसकी पुकार सुन के उठा नहीं, क्योंकि उसको वो अन्याय अपमान उसका हुआ वो नहीं, लेकिन जो उसके साथ अन्याय किया द्रौपदी ने, तो वो उसके दिल में कहीं चुभा होगा। तो इस तरह की बातें लोग कहते हैं कि अरे कर्ण का धर्मात्मा था, उस समय उठा नहीं। इंद्रप्रस्थ का अंतिम अंश है। द्रौपदी इसमें अपने पीछे के जीवन को देखती है और अपने भावों को प्रकट कर रही है, मनोभावों को, भावनाओं को, उस समय जो उसके मन में आ रहा था। वह दुष्ट दुशासन खींचता जाता और बढ़ती जाती थी मेरी साड़ी। वह दुष्ट दुशासन खींचता जाता और बढ़ती जाती थी मेरी साड़ी। सभा में उपस्थित सब समझ गए, लीला मेरे सखा कृष्ण की। मेरी लज्जा तो बच गई, परंतु मैं फिर न रही कल्याणी कृष्णा। बस एक लपट थी आग की, जलती हुई लौ थी प्रतिहिंसा की। अपनी क्रोधाग्नि में सबको स्वाहा करने की प्रबल आकांक्षा लिए मैंने अपने 5 पतियों को देखा। महान योद्धा माने जाने वाले मेरे पति किसी क्लीव कायर नपुंसक की तरह सर झुकाए बैठे थे। तब मुझे यकीन हुआ यह पुरुष प्रधान समाज था, जो पार्वती, लक्ष्मी, काली के रूप में स्त्री शक्ति की पूजा तो कर सकता था, परंतु एक स्त्री की दुर्दशा के विरुद्ध साध लेता था मौन। अग्नि को साक्षी रख मेरे कुशल क्षेम की रक्षा करने का वचन देने वाले भी साध गए मौन। धिक्कार है ऐसे स्त्री विरोधी समाज को, धिक्कार है ऐसे पुरुषों को, धिक्कार है दोगलेपन से भरे ऐसे शास्त्रों को, धिक्कार है ऐसे न्याय को जो है एक तरफा, धिक्कार है उस धर्म को जिसकी बलिवेदी पर कर दी गई थी मैं कुर्बान। मन ही मन जानते थे सभी इस अन्याय के विरुद्ध मेरे हृदय में उठे प्रतिशोध को, परंतु बने रहे सभी अनजान। यह था कुरुक्षेत्र के महाभारत से पहले ही रचा गया स्त्री की गरिमा, लज्जा, सम्मान और समानता को नष्ट करने का महायज्ञ। अनंत काल से अनंत काल तक रहेगी स्त्री की यही व्यथा। पूछती है स्त्री पुरुषों से, क्या यही महाभारत है? मेरी लज्जा, मेरे सम्मान के विरुद्ध रचा गया युद्ध महाभारत है। जन्म जन्मांतर तक की स्त्री की ही परीक्षा, उसके सगे संबंधों से नहीं कोई अपेक्षा। सुनिए संयम से मेरी कथा, सुनिए संयम से मेरी कथा। पढ़िए महाकाव्य महाभारत, सदा सदा से शापित स्त्रियों की कथा। माँ कुंती की व्यथा, माँ गांधारी की व्यथा, मेरी कथा। कितनी अकेली हूँ मैं, अकेली ही होती है अबला से सबला बनने वाली स्त्री। शायद है यह इंद्रप्रस्थ ही जो कभी फैला रहता है मेरे बाहर, कभी सिमट आता है मेरे भीतर, चलता ही रहता है सदा मेरे साथ, हर स्त्री के साथ। जाएगा यह अवश्य मुझसे भी आगे, नष्ट नहीं होगा इंद्रप्रस्थ, न व्यक्तियों के साथ न समाज के साथ। मैं न कर सकी पर्वतारोहण, मैं न कर सकी स्वर्गारोहण सदैव, रुक गई यहीं इसी धरती पर। हिमालय की स्वर्ण रेणु पर फिसला मेरा पांव सबसे पहले, और मैं गलती गई, मिलती गई उसी रेणु में, और फिर रेणु की ही तरह फैलती गई समूची सृष्टि में। फैलती गई मेरे साथ मेरी यातना, लांछना, मेरा द्वंद्व, मेरा संघर्ष, अन्याय के विरुद्ध मेरा प्रतिरोध, विश्व की प्रत्येक स्त्री में। चलता रहा इंद्रप्रस्थ भी साथ साथ, होता रहा नष्ट बार बार, होता रहा पैदा बार बार, प्रत्येक स्त्री के साथ उसका इंद्रप्रस्थ। आपने महाभारत को कविता के रूप में
दर्शकों के सामने इस तरह से प्रस्तुत कर दिया, वाह क्या बात है। हाँ, मतलब महाभारत का युद्ध जैसे चल रहा है उसमें से जहाँ जहाँ हमको गैप्स नजर आए उसमें हमने कुछ उसको भरने की चेष्टा की इस पुस्तक के द्वारा। और वो भी कविताओं के माध्यम से। हाँ हाँ। बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि आपको ये विचार कैसे आया कि जो गैप है। मैंने बताया ना, पहले से बचपन से महाभारत राजगोपालाचारी का उन्होंने महाभारत की कथा अपने हिसाब से लिखी थी। उस दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में एक किताब है वह। और संयोग से मैं, हाँ, 10th में रहा होगा तो एक ऐसे की प्रतियोगिता में, लेख प्रतियोगिता में, फिर वो पुरस्कार स्वरूप मुझको वो किताब मिली, तो उसको मैंने पढ़ा। बहुत बहुत रोचक किताब है। उसी समय से महाभारत में मेरी रुचि जगी। फिर और महाभारत और लोगों का पढ़ने को मिला। कुरुक्षेत्र पढ़ा, रश्मिरथी पढ़ी, बाकी प्रोज में भी बड़े सारे लोगों ने महाभारत के जो गद्य उस पर मिला लिखने को। तो ये सब चीज़ें मन में एक ये बढ़ाती रही उत्सुकता भी, और ये भी कि ऐसा कैसे संभव हुआ होगा या वैसा कैसे संभव हुआ होगा। आपने अपनी शिक्षा गांव से ही की है? नहीं, गांव से तो कम ही हो पाया। मेरा बक्सर में जन्म हुआ था, और बक्सर उस समय एक गांव से थोड़ा सा आगे एक कस्बा सा था। हालांकि वहाँ लोअर कोर्ट कचहरी थी, तो उस तरह से लोग आते वाते थे। वहाँ बहुत दिन रहा। उसके बाद तो फिर पिताजी के साथ घूमता ही रहा। तो गांव में उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन गांव से लगाव एक जो बचपन में पैदा हुआ वो साथ साथ बना रहा। और मेरी कविताओं में बार बार आता रहा है वो गांव, कभी इस रूप में कभी उस रूप में झलकता रहा। सर, आपके बचपन की कोई ऐसी बात हो जिसे मतलब याद करके आप बहुत आनंदित होते हो या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, ऐसा कोई वाक्य हो? यादें हैं, लेकिन सब बड़ी अच्छी यादें हैं। वाकया जो एक बहुत मज़ेदार वाकया जो मैं अक्सर लोगों को सुनाता भी हूँ कि उस समय सड़कें वड़कें तो थी नहीं। डुमराव स्टेशन से बैलगाड़ी या इक्के पर हम लोग जाया करते थे। गाँव घर से बैलगाड़ी आ गई तो उस पर अगर नहीं आई हो, अकेला कोई हो, तो इक्के पे बैठ के जाता था। बड़ी झंझट थी। तो सबसे आसान और सबसे मज़ेदार घर जाना बाढ़ के समय होता था। बाढ़ के समय वो गंगा का दियर पूरी तरह से डूब जाता था। स्टेशन ऊपर रहता था पानी से, और फिर गांव ऊपर रहता था। बीच में आप नाव से चलते हुए मने स्टेशन से बैठिए सवारी में और घर के सामने उतर जाइए। तो ये बड़ा रोचक लगता था। हालांकि बाढ़ में लोग गांव से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जिद करके कभी कभी मैं जिद कर नहीं चलेंगे गांव चलेंगे। तो वो उस समय क्या गांव वो एक स्मृति में बना हुआ है। जब भी कहीं बड़ी ब्रह्मपुत्र से जैसे हम क्रॉस कर रहे थे वो द्वीप जाने के लिए, बाजरी द्वीप, तो जिस तरह से चारों ओर पानी नजर आया वो बचपन याद आ गया। तो और भी गांव के लोग थे, तरह तरह के लोग थे। अब वो तो लंबी कथा हो जाएगी। सर, आप कोई अपनी प्रिय कविता सुनाइए। शीर्षक है कविता का मेरे गांव की नदी। मेरे गांव की नदी पहचान है इतिहास और गांव के सौभाग्य की। बहती हुई आती है कभी मेरे पिछवाड़े, मुझे प्रमुदित करती हुई। सिवान के पास तो कभी दूर, घर घर में सदा बहने वाली मेरे गांव की नदी बहती है सदियों से। विचित्र है कि कभी नहीं तोड़ी उसने गांव की सीमाएं। विचित्र है कि कभी नहीं तोड़ी उसने गांव की सीमाएं। न गांव को तकसीम ही किया, बल्कि आते जाते देती रही नदी। कभी नई मिट्टी, कभी आवेश, कभी बाढ़, और अमृत जल तो सदा ही। ये इसमें
मतलब जो नदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, लोग देखिए गांव में पानी का स्रोत कुएं भी होते हैं, लेकिन कुएं बांटते हैं, ये उस कास्ट का कुआं है, ये उनका कुआं है, मतलब उसीलिए हमने लिखा कि उसने गांव को कभी तकसीम नहीं किया। नदी का पानी सबके लिए सब जगह उपलब्ध है, हर घाट पे हर आदमी पानी लेता है। काशी में गंगा, मथुरा में यमुना, अयोध्या में सरयू, और मेरे हृदय में तमाम स्मृतियों से सबसे अच्छी याद वही मेरे गांव की नदी। बहती है नदी मेरे रेगिस्तान में, मेरी प्रेमिकाओं में, बहती है पहचान मेरे रक्त में, अपने आप पहुंचती है आज भी उसी बहाव से गांव में। मेरे शहरी निवास में स्मृति के तटबंधों से छोड़ती है बालू, पत्थर और एक शीतलता, टूटे घड़े का गला, चूड़ियों के टुकड़े। सरस्वती है प्रयाग की मेरे गांव की नदी, अब तब कविताओं में बहती है। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। उपेंद्र जी, आपने 1993 में गज़ल संग्रह लिखा, अपना घर नहीं आया, इस बारे में कुछ बताइए। जैसा मैंने आपको पहले कहा, कविताओं से बात शुरू हुई थी, और जब आप कविता की तरफ पहले आते हैं तो वो छंद, मात्रा, ये सब गिन के ज़्यादातर वैसी कविताएं लिखते हैं जो किसी छंद में हो, कुछ हो। तो वो उस दौर से निकलते निकलते तब तक दुष्यंत कुमार की गज़लें आ गई थी। उन गज़लों ने इतना मुझे प्रभावित किया, और गज़लों की शक्ति को एक तरह से मैंने पहचाना, और वो इतना अच्छा लगा कि फिर गज़लें सीखी, उस्ताद खोजा अपना, उस्ताद से फिर वो सीखी बहार, भजन, ये वो सारे जो क्योंकि मेरा मानना ये था कि अगर गज़ल लिखनी है तो फिर गज़ल का रवायती अंदाज ही सीखना पड़ेगा, और उसी में गज़ल होगी तो कुछ बात बनेगी। तो गज़लें लिख रहे थे, लिखते लिखते फिर डॉक्टर सैयद जंगर मिल गए, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। बड़े बड़े लोगों से सीखने का मौका मिला इस क्षेत्र में भी। विजय किशोर मानव का साथ रहा, उनसे भी इस गेय कविता के बारे में या छंदों के बारे में काफ़ी सीखा। गज़लें होती रहती थी, तो फिर जब काफ़ी हो गई तो डॉक्टर सैयद जंगर ने कहा कि आपकी किताब आनी चाहिए। वो पहली किताब उस तरह से आई। तब तक स्टेज वगैरह पे गज़लें हम सुनाने लगे थे, कुछ गज़लें मकबूल भी होती थी, और इस किताब के आने के बाद फिर मेरी 2-3 गज़लें ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत अच्छे गाने वालों से गवा के रिकॉर्ड भी की थी। वो शायद होगा उनके पास अभी भी। पिनाज मसानी ने भी एक गाई थी और उसके बाद फिर लिखते रहे हम। दूसरा संग्रह भी आया, लेकिन दूसरा संग्रह आते आते कहीं हमको लगने लगा था कि हम जितना कहना चाह रहे हैं वो उस तरह से गज़ल के फॉर्मेट में नहीं कह पा रहे हैं। वो एक फिर से बेचैनी, जैसे पहले छंद के साथ आई थी तो गज़ल की तरफ आए हम, और वहाँ भी वो लगा कि मेरी प्रतिभा की कमी रही होगी, वरना तो गालिब वगैरह मैंने जो उस्ताद शायर हैं उन्होंने क्या नहीं कह दिया है अपनी गज़लों में, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन मुझको लगा कि मैं अब अपने आप को दोहरा रहा हूँ, तो फिर मैं वापस नई कविता की ओर लौटा। तो कोई प्रिय गज़ल सुनाइए। तूफान उठ रहे हैं उधर आसमान से, तूफान उठ रहे हैं उधर आसमान से, बैठे हुए हैं लोग इधर इत्मीनान से। क्या जाने उनकी कौन से तोते में जान है, क्या जाने उनकी कौन से तोते में जान है, वे लोग हो गए हैं जो कम सावधान से। अगला शेर देखिए। अब कुछ नहीं तो वार निहत्थों पे कीजिए, अब कुछ नहीं तो वार निहत्थों पे कीजिए, ये हक तो वर्दियों को मिला है विधान से। सब भागने लगे थे फिर
अपने घरों की ओर। सब भागने लगे थे फिर अपने घरों की ओर, कितने बिदक गए थे वो जलते मकान से। और ये शेर देखिए कि ये देश अब ये ठीक गलत का नहीं सवाल, ऐ देश अब ये गलत ठीक का नहीं सवाल, सब लोग जी रहे हैं तेरे संविधान से। तूफान उठ रहे हैं उधर आसमान से, बैठे हुए हैं लोग इधर इत्मीनान से। बहुत खूब। अंत में सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो नए कविताकार हैं, नए गीतकार हैं, आपने उनको भी सुना होगा, वो अपने लेखन में काफ़ी सारी त्रुटियां कर देते हैं, तो आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे या कोई सुझाव देना चाहेंगे, वो बताइए। संदेश और सुझाव का क्या है, एक गज़ल में तो बड़ा माने फजीहत कर देते हैं ये शायद हिंदी का गज़लों के रूप में आना बहुत पसंद नहीं आता है उर्दूदा लोगों को, या क्या बात है, जहाँ जाइए। अच्छा, हिंदी अब उर्दू के आधार पे ही गज़ल की रचना हुई, अरबी फारसी से वो आई है, तो हिंदी के साथ एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत तो होगी, वजन में मतलब विचारों में मतभेद हो सकता नहीं, ये वजन सही है, किसी को ले गए यह वजन नहीं सही है, इस तरह की बातें। तो हिंदी गज़ल पे ये आरोप तो बहुत लगते रहे, मतलब ये एक बड़ी घटिया गज़लें लिखी जा रही हैं, ये है वो है। तो एक बार हमने चिढ़ के कह दिया था कि तो क्या हो गया, खराब गज़लें लिखने का ठेका केवल उर्दू ने ही तो नहीं लिया है, हिंदी में भी है तो रहने दो। तो वही है, गीत है, गज़ल है, इसमें नौसिखुए लोग आते हैं। और आजकल जो सबसे बड़ी कमी हमको लगती है कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं लोग। जितनी मेहनत अपेक्षित है इस के व्याकरण को समझने में, छंद के व्याकरण को, गज़ल की मिजाज को, इसमें जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती है। और सबसे फजीहत तो लेकिन नई कविता की है, वो तो कुछ भी लिख दीजिए और बैठ जाइए कहने कि मैंने कविता लिखी है। अब कविता का कवितापन क्या चीज़ होता है, ये तो जब आप बहुत कविताएं पढ़ेंगे, बहुत सुनेंगे, समझेंगे, लोगों से बात करेंगे, तब समझ पाएंगे। तो इसमें कुछ कहना तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि भाई कूड़ा आ रहा है, लेकिन कूड़े देखिए ना, अब हीरा खोद पाने के लिए कितने कितने टन कोयला निकालते हैं, तब कहीं तो वो तो जो लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, उनकी भी कुछ कविताएं जो यादगार हो जाती हैं, वैसी हर कविता तो होती नहीं है। सर आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पर, और आपका चैनल तो अब काफ़ी महत्वपूर्ण और लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के प्रसार प्रचार के लिए और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम देते रहने के लिए। दर्शकों, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा बताइए। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा नहीं लगा तो किन कारणों से आपको हमारा एपिसोड अच्छा नहीं लगा, तो आप हमें बताइए, तो हम अपने प्रोग्राम में और सुधार लाएंगे। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।